हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन बात कर रहे थे लोकोमोशन की। ठीक है, तो आज लोकोमोशन का जो अपन पार्ट लेके आए वो पार्ट थर्ड लेके आए, जिसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे सीलियरी लोकोमोशन के अंदर सीलियरी लोकोमोशन इन पैरामीशियम की। पैरामीशियम में सीलिया के द्वारा किस प्रकार से लोकोमोशन होता है। तो अपन कुछ बेसिक चीजें जानेंगे उससे पहले कि सीलिया किस प्रकार से प्रेजेंट होता है, उनका आकार साइज कैसी होती है, लंबाई कैसी होती है, उनकी संख्या कितनी होती है और उन सीलिया के माध्यम से वो कितनी दूरी में पर सेकंड में कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो जैसे कि अपन बात करते हैं लोग स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया, तो अपन लास्ट क्लास में देखा था कि सीलिया की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसकी जो साइज मोटाई जो होती है वो 90 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब 19 एंगस्ट्रॉम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके नीचे मैट्रिक्स भरा हुआ होता है। मैट्रिक्स के अंदर 11 फाइबर्स पाए जाते हैं जिनका 9+2 टाइप से अरेंजमेंट होता है। 9 पेरिफेरल होते हैं जो उप फाइबर्स के अंदर ए और बी में बटे हुए होते हैं और इनके ऊपर एक कवर पाया जाता है जिनका जो साइज होती है उस कवर की वो होती है 50 एंगस्ट्रॉम। और इन पेरिफेरल फाइबर्स का जो मोटाई होती है वो होती है 360 एंगस्ट्रॉम। सेंट्रल की जो मोटाई होती है वो 150 एंगस्ट्रॉम होती है और इनके ऊपर जो कवर पाया जाता है उसकी मोटाई होती है 60 एंगस्ट्रॉम। यही पढ़ा था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन सीलियरी लोकोमोशन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की पूरी बॉडी पे जो सीलिया की संख्या होती है वो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि सीलिया की पैरामीशियम की पूरी बॉडी पे लगभग 10,000 से 14,000 सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनकी जो लेंथ होती है पैरामीशियम पे पाए जाने वाले जो सीलिया है उनकी जो लेंथ है, जो लंबाई है वो होती है 10 से 12 म्यू। ठीक है, अब इन सीलिया के माध्यम से जो ये गति करता है पर सेकंड के अंदर, इन सीलिया के माध्यम से ये गति करता है प्रति सेकंड 1500 म्यू पर सेकंड। क्या करता है, ये लोकोमोशन करता है। रेट इन लोकोमोशन रेट इन पैरामीशियम। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस प्रकार से ये लोकोमोशन करता है। तो लोकोमोशन के अंदर जब सीलिया पार्टिसिपेट करते हैं तो पेंडुलम गति जो होती है उस प्रकार से ये गति करते हैं। पेंडुलम जो होता है वो क्या करता है, अपने अक्ष से पहले फोर स्ट्रीम में जाता है, फिर क्या जाता है, बैक स्ट्रीम में जाता है। ठीक है, पहले फॉरवर्ड होता है, फिर बैकवर्ड होता है, फिर फॉरवर्ड होता है, फिर बैकवर्ड होता है। इस प्रकार से गति करता है। ऐसे ही जो सीलिया होता है वो भी ये पेंडुलम के समान ही दोलन करता है। पहले फॉरवर्ड होगा फिर बैकवर्ड होगा, या अपन सीलिया के बेस पे बात करते हैं तो सीलिया कैसे होगा, पहले बैकवर्ड होगा फिर फॉरवर्ड होगा। बैकवर्ड होगा तो वो पतवार की तरह पानी को पीछे की तरफ धकेलेगा जिससे एनिमल की जो बॉडी होगी वो आगे की तरफ गति करेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगी, सीलिया कहाँ आएंगे, बैकवर्ड से फॉरवर्ड आएंगे। फॉरवर्ड के अंदर जब वो वापस आते हैं तो स्मूथली आगे की तरफ आते हैं जिससे कि ये पानी का कम से कम प्रतिरोध करे। ठीक है, तो ये इस टाइप से 2 स्ट्रोक करता है और दोनों स्ट्रोक को कहते हैं, पहला जो
बैकवर्ड स्ट्रोक करता है उसको कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक, और सेकंड जो फॉरवर्ड स्ट्रोक करेगा उसको कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है, तो सीलिया के अंदर 2 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। सीलिया के द्वारा पैरामीशियम के अंदर 2 स्ट्रोक होते हैं, जिनमें पहला होता है अफेक्टिव स्ट्रोक और सेकंड होता है रिकवरी स्ट्रोक। तो ये सीलिया के माध्यम से, सीलियरी लोकोमोशन के माध्यम से ये 2 टाइप का अफेक्ट स्ट्रोक करता है, किसमें, पानी के अंदर, पैरामीशियम 2 टाइप के। पहला जो स्ट्रोक है वो कहलाता है इफेक्टिव स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि पैरामीशियम के जो सीलिया प्रेजेंट है वो पहले आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन है, इसको आगे जाने के लिए अब ये क्या करेगा, पतवार की तरह, जो नाव को चलाने के लिए जो पतवार होती है उससे क्या करते हैं अपन, आगे से पीछे की तरफ उसको धकेलते हैं पानी को। ठीक है, इसीलिए अब ये जो यहाँ पे जो सीलिया है वो भी क्या करेंगे, पतवार की तरह कार्य करेंगे। और सेकंड स्टेप, थर्ड, इस प्रकार से इफेक्टिव स्ट्रोक डालता है। कैसे, जैसे ये है तो आगे से ये लेके आएगा पानी को स्ट्रोक डालने के लिए यू। ठीक है, यू पानी पे दबाव डालेगा, जिससे क्या होगा, पानी का बहाव क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएगा, और एनिमल क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड लोकोमोट या मूवमेंट कर जाएगा। ठीक है, ये तो गया इसका इफेक्टिव स्ट्रोक। अब होता है सेकंड जो होता है वो होता है रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक में यहां तक जो सिक्स्थ पोजीशन जो इसकी है, उस पोजीशन से ये वापस फर्स्ट पोजीशन के अंदर इस सीलिया को लेके आएगा। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, रिकवरी स्ट्रोक, यानी कि रिकवरी, पुण्य पूर्व की अवस्था प्राप्त करने के लिए जो स्ट्रोक डाला जाता है वो क्या कहलाता है, रिकवरी स्ट्रोक कहलाता है। तो रिकवरी स्ट्रोक करने के लिए ये क्या करेगा, अब इस सीलिया को अपने फर्स्ट स्टेप में वापस लाने के लिए सीलिया को वापस कहां लेके आएगा, फर्स्ट स्टेप पे लेके आएगा, और इसको इस प्रकार से लेके आएगा कि पानी का प्रतिरोध ये कम से कम करे। ठीक है, जिससे कि पानी का जो बहाव है, जो प्रवाह क्षेत्र है पानी का पीछे की तरफ का, वो रुके नहीं और एनिमल आगे की तरफ गति करता रहे। तो इसके लिए जो ये बैकवर्ड करेगा, एक मिनट, और ऐसे 12 फेज में ये फर्स्ट पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जैसे अफेक्टिव स्ट्रोक तो इसने क्या पूरा ऐसे डाला। ठीक है, फिर क्या करेगा, वापस आने के लिए सीलिया को यू मोड़ के
ऊपर की तरफ लाके यू स्थापित करेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको फोल्ड कर रहा है 7th पोजीशन पे, ये 6th वाली पोजीशन है, 6th वाली पोजीशन से ये वापस फर्स्ट वाली पोजीशन पे लाने के लिए इसको क्या करेगा, धीरे धीरे फोल्ड करेगा, बॉडी की तरफ इसको फोल्ड करेगा, जिससे कि पानी का प्रतिरोध कम हो। जैसे अपन स्विमिंग करते हैं तो हाथों को पूरा बॉडी से 90 डिग्री पे ले जाके पीछे की तरफ लाते हैं, ठीक है। 180 का क्या कराते हैं, कोण कराते हैं, बिल्कुल सामने से, फिर सामने से 80 90 90 से फिर वापस 180, ठीक है, ऐसा करते हैं। तो इसी प्रकार ये क्या करेगा, वापस लाने के, और फिर वापस लाते हैं तो या तो आगे से लेके आते हैं या फिर वापस फोल्ड करके, यो हाथों को फोल्ड करके फिर आगे की तरफ लाते हैं या बाहर निकालते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जो होगा वो क्या करेगा, इसको फोल्ड करके शरीर के पास लेके आएगा, अपनी बॉडी के पास लेके आएगा इस टाइप से, ठीक है। और यहां से फोल्ड करता हुआ फिर धीरे धीरे इसको वापस स्ट्रेट करेगा, 190 डिग्री पे वापस लेके आएगा, फिर वो वही इफेक्टिव स्ट्रोक, फिर रिकवरी स्ट्रोक, ऐसे बार बार करता है। अब अपन बात करते हैं कि जो सीलिया है, ये तो हो गया इसके स्ट्रोक के दौरान ये मूवमेंट करता है। अब जो सीलिया का ये जो एनिमल की जो बॉडी है उसके ये थोड़ी दाहिनी तरफ क्या करता है, उसको मूवमेंट करवाता है। जैसे अपन तैरते हैं तो हाथों को यू लेके जाते हैं, ठीक है। अब अगर अपन एक हाथ को यू लेके जाए तो उससे क्या होगा, अपना हाथ अपनी जो पूरी बॉडी होगी वो एक अक्ष पे, यानी कि अपने ही अक्ष पे क्या हो जाएगी, घूमने लग जाएगी, ऐसे राउंड करने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि ये अफेक्टिव स्ट्रोक सीधे बेक ना लाके क्या करते हैं, अपनी बॉडी से थोड़ा दाहिनी तरफ घुमाते हैं, ठीक है, ऐसे पीछे की तरफ घुमाते हैं एक साइड में, ठीक है। ऐसा लेके आए तो आगे की तरफ निकले, लेकिन ऐसा लेके आएगा तो क्या होगा, अपनी बॉडी भी अपने अक्ष पे घूमते हुए आगे की तरफ गमन करेगी। तो इस प्रकार से ये भी अपना थोड़ा दाहिनी तरफ घुमाता है। अब इसका जो मेन रीजन वो ये क्या है कि इसके जो माउथ पे जो सीलिया पाए जाते हैं उनकी लेंथ अधिक होती है, जो बाई तरफ स्ट्रोक ज्यादा डालते हैं, जिससे बॉडी इसके लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में क्या कर जाती है, रोटेट हो जाती है। अब इसके जो वन साइड में सीलिया, पैरामीशियम की जो वन साइड के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट है, ये एक साथ गति नहीं करते, ठीक है, क्रमबद्ध गति करते हैं, जैसे एक के बाद एक। अपन बात करते हैं, ये सीलिया है, तो इस प्रकार से गति करते हैं। पहले आगे वाला करेगा, फिर पीछे वाला, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे। अगर एक, जैसे अपन इसको नंबर दें 1, तो ये पहले इफेक्टिव स्ट्रोक डालेगा, उसके बाद में ये डालेगा, फिर उसके बाद में थर्ड नंबर, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवंथ, एट, ऐसे एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से क्या करते हैं, ये अफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक डालते हैं। इस प्रकार के दोलन को या इस प्रकार के स्पंदन को इनमें जो कहा जाता है वो मेटाक्रोनियल या मेटाक्रोनल रिदम के नाम से जाना जाता है। जो एक के बाद क्रमबद्ध एक लंबी लाइन में प्रेजेंट सीलिया के द्वारा जो क्रमबद्ध दोलन किया जाता है उसको कहा जाता है मेटाक्रोनल रिदम। मेटाक्रोनल रिदम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया मेटाक्रोनल रिदम। क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे क्वेश्चनों में भी पूछ लेते हैं और बड़े क्वेश्चनों में भी पूछ लेते हैं कि मेटाक्रोनल रिदम किसे कहते हैं। तो मेटाक्रोनल रिदम जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि एक पंक्ति में उपस्थित सभी सीलिया एक साथ गति ना करके क्रमबद्ध तरीके से गति करते हैं, उसी क्रिया को मेटाक्रोनल रिदम कहा जाता है, ठीक है। दूसरा एक शब्द और आता है सिंक्रोनल बीट। सिंक्रोनल बीट का मतलब जो
अर्थ होता है या सिंक्रोनल बीट जिसे कहते हैं, वो उसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अनुप्रस्थ पंक्ति पे उपस्थित सभी सीलिया एक साथ स्पंदन करते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ पंक्ति पे एक साथ सीलिया, अनुप्रस्थ कैसे, ये जो पार्ट है इसके अनुप्रस्थ क्षेत्र पे जो सीलिया प्रेजेंट है वो एक साथ गति करते हैं, एक साथ स्पंदन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सिंक्रोनल बीट कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसकी जो ये तो हो गया इसका सीलियरी लोकोमोशन इन पैरामीशियम के अंदर जो सीलिया के द्वारा लोकोमोशन किया जाता है वो दो स्ट्रोक के माध्यम से किया जाता है, इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक के अंदर ये पतवार की तरह पानी को पीछे धकेलने के लिए पानी पे एक इफेक्टिव स्ट्रोक या पतवार की तरह प्रभाव डालता है, जिससे इसके सीलिया बैकवर्ड तो होते हैं लेकिन बॉडी फॉरवर्ड हो जाती है। फिर रिकवरी स्ट्रोक के अंदर इसकी गति करने की दर तो धीमी हो जाती है, लेकिन ये उस समय अपने सीलिया को वापस पूर्व अवस्था में लाने के लिए रिकवर करता है, उसको कहा जाता है रिकवरी स्ट्रोक। अब इसी के अंदर एक मेटाबॉलिक बॉडी मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन, मेटाबॉलिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इसके अंदर लोकोमोशन होता है, वो कहलाता है मेटाबॉलिक लोकोमोशन इन पैरामीशियम। तो इसकी सेकंड जो स्टेप है पैरामीशियम की लोकोमोशन करने की, वो मेटाबॉलिक लोकोमोशन होता है। ये तो हो गया फर्स्ट इसका सीलियरी लोकोमोशन इन पैरामीशियम के अंदर। सेकंड है मेटाबॉलिक लोकोमोशन इन पैरामीशियम। मेटाबॉलिक लोकोमोशन में पैरामीशियम का जो प्रोटोप्लाज्म है, जो सेल प्लाज्म है, वो क्या करता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, सीलियरी लोकोमोशन के अंदर जो इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक डाले जाते हैं उसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा उनको एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कॉन्ट्रैक्शन जो लोकोमोशन होता है उसके अंदर इनका जो सेल प्लाज्म होता है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण बॉडी का आकार जो होता है वो क्या हो जाता है, पिचक जाता है, छोटा हो जाता है। फिर उनमें अचानक एक्सपांशन होता है जिससे एनिमल क्या कर जाता है, अपनी पूर्व अवस्था से आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है। अब देखिए ये पैरामीशियम फर्स्ट है, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो ये कहां पे है, फर्स्ट पोजीशन, यानी कि पहला जो स्टेप है उससे नीचे है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, इसकी जो सेल प्लाज्मा है या एंडोप्लाज्म जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण इसका आकार जो है वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन इसकी जो लंबाई जो है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी।
ठीक है। तो सेकंड स्टेप में मैं बता रहा हूँ इसका कॉन्ट्रैक्शन, इसकी बॉडी में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से अपन को ऐसे ये छोटा और आकार में बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। ये इस कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन, अब जैसे इसमें एक्सपांशन होगा तो ये है इसकी पहले से नॉर्मल, कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन में इसका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब अगली स्टेप में क्या करेगा, जब ये एक्सपांड होगा, एक्सपांशन करेगा, तो इसका ये जो फर्स्ट स्टेप यानी कि जीरो फेज पे ये उपस्थित है, वहां से क्या चला जाएगा, जंप कर देगा, ठीक है। तो इसकी अगली जो फेज होगी एक्सपांसिव कंडीशन, मूव पैरामीशियम, फ्रॉम फर्स्ट फेज। एक्सपांसिव कंडीशन के अंदर क्या होगा, जैसे ही एक्सपांसिव कंडीशन होगी तो वहां से ये मूव कर जाएगा, और कहां से, फ्रॉम फर्स्ट फेज से क्या कर जाएगा, मूव करके कहां पहुंच जाएगा, टू सेकंड फेज। इस प्रकार से ये, अब इसकी जो फर्स्ट फेज थी वो जीरो थी, और सेकंड फेज कहां पहुंच गई, फर्स्ट पे। इस प्रकार से इसके अंदर मूवमेंट या लोकोमोशन होता है। मेटाबॉलिक जो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मेटाबॉलिक कॉन्ट्रैक्शन या मेटाबॉलिक कॉन्ट्रैक्शन, ये सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम नहीं दे रखा आपके बुक में, और ना ही इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है वो मेटाबॉलिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इसका जो द्रव्य है, सेल प्लाज्म या कोशिकांग जो, सॉरी एंडोप्लाज्म जो है वो पार्टिसिपेट करता है। ये हो गया आपका सीलियरी लोकोमोशन कंप्लीट। अब बात करते हैं थर्ड लोकोमोशन की कि जो लोकोमोशन टाइप है थर्ड तरीका का वो कौन सा है। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड आता है फ्लेजिलर लोकोमोशन। फ्लेजिलर लोकोमोशन जो होता है वो यूग्लिना के अंदर होता है, जिसे जनरली पोरीफेरा का एनिमल कहा जाता है, लेकिन ये एक एक्सपांसिव है कि ये किसमें आता है, प्रोटोजोआ के अंदर भी आता है और पोरीफेरा के अंदर भी आता है, ठीक है। तो जो अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो फ्लेजिलर लोकोमोशन पढ़ेंगे, और जिस एनिमल में पढ़ेंगे वो है यूग्लिना। अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेजिला। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेजिला की बात करते हैं तो सेम सीलिया के समान ही उसकी स्ट्रक्चर होती है,
उसी टाइप से वो अरेंज्ड होता है, वही 9 पेरिफेरल और 2 सेंट्रल फाइबर्स उसके अंदर पाए जाते हैं। वही उसके ऊपर 19 एंगस्ट्रॉम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है और 11 फाइबर्स का अरेंजमेंट उसमें पाया जाता है। लेकिन जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो डिफरेंशिएशन पाया जाता है, जो डिफरेंस पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है इसकी लेंथ के अंदर। ठीक है, सीलिया के अपन लेंथ की बात कर रहे थे तो सीलिया पैरामीशियम के अंदर 10 से 12 म्यू था। ठीक है, जबकि लेंथ अपन फ्लैजिला की बात करते हैं तो ये लगभग एमएम के अंदर पाया जाता है। और जब मैंने पढ़ाया था अपन सीलियरी लोकोमोशन के अंदर जब सीलिया की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो मैंने वहां बताया था कि 10 से या 8 से 10 mm तक का इसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो अमीबा के अंदर जब अपन इसके लेंथ की बात करते हैं तो mm नहीं कह सकते, म्यू ही कहेंगे। ठीक है, और जो होती है वहां पे भी तो अपन खुली आंखों से देख सकते हैं लेकिन माइक्रोम्यूज को अपन आसानी से देख नहीं पाते। और जो प्रोटोजोआ के एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, अपन को खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। तो इनकी जो फ्लैजिला की जो लेंथ होगी वो वहां पे होगी तो लगभग 30 से 35 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये सीलिया से बड़े होते हैं, आकार में 2 गुने होते हैं या 2 गुने से भी ज्यादा। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं कि जो यूग्लिना का डायग्राम, सॉरी फ्लैजिला का जो डायग्राम है वो किस प्रकार से और यूग्लिना में कहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो फ्लैजिला होता है ये इसके साइटोस्टोन से बाहर निकलता है। ठीक है, और साइटोफेरिंग्स इसके अंदर पाई जाती है। साइटोफेरिंग्स में ये निकलता हुआ साइटोस्टोन से बाहर निकलता है। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला की पूरी लेंथ पे, एक पंक्ति में, वन साइडेड। जिनको मास्टिकोनियम के नाम से जाना जाता है, मास्टिकोनियम्स के नाम से जाना जाता है। इसका जो उद्भव होता है फ्लैजिला का, वो उद्भव होता है इसके बेसल ग्रेन्यूल, बेसल ग्रेन्यूल्स का से इसका ओरिजिन होता है। और इसको दूसरा नाम जो है वो है बिलेरोप्लास्ट। ठीक है, बिलेरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये जो बिलेरोप्लास्ट का जो उद्भव होता है, ठीक है, पहले देखो इसको ठीक से देखो, फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला फ्लैजिला या फ्लैजिलर। ठीक है, फ्लैजिलर जो है उसके अंदर अपन बात करते हैं बेसल ग्रेन्यूल से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, जो साइटोफेरिंग्स के अंदर गति करता हुआ ये और अराइजिंग करता हुआ कहां निकलता है, साइटोटोन से अराइज होता है। अब इसका ओरिजिन कहां से होता है, बिलेरोप्लास्ट से। तो बिलेरोप्लास्ट का जो ब्लेरोप्लास्ट जिससे बनता है वो बनता है सेंट्रोमियर से, यानी कि बेसल ग्रेन्यूल्स का जो निर्माण होता है वो सेंट्रोमियर से होता है और बेसल ग्रेन्यूल्स ही फ्लैजिला का उद्भव करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या कहते हैं, मैस्टिकोनियम्स के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं फ्लैजिलरी मूवमेंट। तो फ्लैजिलरी मूवमेंट के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी।
जिसके अंदर सबसे पहले मत आता है बुश चिल्ली का। ये जो थ्योरी दी गई थी ये दी गई थी सन इसके अंदर सन नहीं दे रखा, मैं आपको सन कंफर्म करके बताता हूँ। हाँ, ये जो थ्योरी दी गई थी ये लगभग 1920 के आसपास दी गई थी। कंफर्म इसकी जो सन है वो कंफर्म नहीं दे रखी, और मैं और कंफर्म करके आपको एग्जैक्ट सन बता दूंगा कि इसकी क्या है। तो जो बुश चिल्ली थ्योरी है वो उसका जो दूसरा नाम है वो है स्क्रू प्रोपुलेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो होता है इसमें वो क्या होता है कि ये जो यूग्लिना है इसके फ्लैजिला के अंदर यूग्लिना अपने फ्लैजिला को चारों तरफ राउंडेड करता है। यू मैं आपको अच्छे से बताता हूं इसको। ये जो यूग्लिना है ये अपने फ्लैजिला को चारों तरफ ऐसे इस प्रकार से राउंडेड करवाता है। ठीक है, इस ऐसे चारों तरफ यू घुमाता है, जिससे क्या होता है ये अपने अक्ष पे घूमते हुए स्क्रू के समान, जैसे अपने स्क्रू को कसते हैं ना उस समान ये अपने अक्ष पे घूमते हुए फ्लैजिला से अपने अक्ष पे घूमते हुए इसके एंटीरियर पार्ट से आगे की तरफ क्या करता है, गति करता है इस दिशा में। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया है कि स्क्रू प्रोपल्शन थ्योरी। ये क्या करता है, अपने फ्लैजिला को चारों तरफ घुमाता है, जिसके कारण इसके अक्ष पे दो प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं, जिसमें से एक तो इसको फॉरवर्ड डालता है और दूसरा इसको अपने अक्ष पे घुमाता है। ठीक है, अगली जो थ्योरी है वो है ग्रे थ्योरी। उन्नीस सौ 28 में ये दी गई थी। इनके अनुसार जो होता है यूग्लिना क्या करता है, अपने दोनों जो फ्लैजिला है इसके एंटीरियर भाग से पोस्टीरियर भाग में एक दोलन करवाता है, जिसके कारण ये सर्पिलाकार गति करता हुआ आगे बढ़ता है, और सर्पिलाकार गति करते हुए ये अपने इस फ्लैजिला को राउंडेड भी करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हिलाता है, ये साथ में यू चारों तरफ हिलाता है, जिससे ये इसमें भी दो प्रकार की गति होती है, जिससे ये अपने अक्ष पे घूमते हुए आगे की तरफ स्विमिंग करता हुआ आगे बढ़ता है। अगली जो है वो है मेर्जर थ्योरी। मेर्जर थ्योरी के अनुसार यूग्लिना के अंदर इस समय क्या करता है, यूग्लिना अपने वर्ताकार गति करता है। ठीक है, उस वक्त अपन बुश चिल्ली या ग्रे थ्योरी के अंदर तो क्या देख रहे थे, ये दोलन करवाने के साथ साथ क्या करता है, उसके अंदर उसको राउंडेड दिशा में घुमाता है। लेकिन अगली दिशा में क्या होता है, ये अपन बात करते हैं मेर्जर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो मेर्जर थ्योरी के अंदर ये क्या करता है, इस फ्लैजिला को चारों तरफ बहुत तेज गति से घुमाता है, जिसके कारण एक यहाँ पे एक शंकु का निर्माण होता है, जिसमें शंकु के निर्माण में क्या हो जाता है, पानी का जो अंदर का दाब है, यहाँ पे जो वाटर प्रेशर है वो कम हो जाता है या वायु दाब कम हो जाता है इसका,
जिसके कारण ये इसमें आगे की तरफ मूवमेंट करता है। यहाँ तो क्या कर रहा था, ये स्क्रू टाइप से पीछे की तरफ गति कर रहा था, किसमें, बुश चिल्ली में। लेकिन यहाँ पे फ्लैजिला का मूवमेंट करवाते हुए जब अपन फ्लैजिला को, अपने हाथ को पानी में ऐसे हिलाते हैं, तो वहां पे एक शंकु का निर्माण होता है, और उस शंकु के निर्माण में वहां पे पानी का जो दाब होता है वो कम हो जाने के कारण, पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाने के कारण, उसके अंदर ये सरफेस टेंशन कम हो जाने पर ये शंकु क्या कर लेता है, उस यूग्लिना को अपने अंदर खींच लेता है। इस प्रकार से इसमें लोकोमोशन होता है। अगली जो आती है वो आता है फोर्थ, उल्हेला थ्योरी एंड क्रिस्मान थ्योरी। उलेला और क्रिस्मान ने फ्लैजिलरी मूवमेंट को समझाया, ठीक है, और ये सन 1825 के सॉरी 1925 में दी गई थी, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि जो फ्लैजिला होता है वो टू टाइप से इफेक्ट डालता है, ठीक है, कितने टाइप से, टू टाइप से इफेक्ट डालता है, और इफेक्ट डालने से इसके अंदर ये अपने अक्ष पे घूमता हुआ राउंडेड शेप में, जैसे ये अपने अक्ष पे तो घूमेगा ही, साथ में क्या करेगा, ये ऐसे भी गति करेगा, ठीक है, यू मूवमेंट करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, जिसमें इन्होंने दो स्ट्रोक बताए, इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। तो सन 1925 में यह मत प्रतिपादित किया है, इनके अनुसार यूग्लिना में गमन के समय कसाबिगे पार्श्व में दोनों ओर चाबुक के समान गति करता है तथा ये पेडल स्ट्रोक डालता है। प्रत्येक स्ट्रोक के दो भाग होते हैं, जिनमें से जिनको क्रमश से प्रभावी स्ट्रोक और पुण्य प्राप्ति स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वही दो स्ट्रोक, अफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। तो उलेला और क्रिस्मान ने जो बताया वो क्या कहा कि यूग्लिना दो प्रकार से स्ट्रोक डालता है, पेडल स्ट्रोक, पेडल यानी कि पेंडुलम टाइप से दोलन करता है, ये फ्लैजिला है, यहां से इसकी ये फ्लैजिला पोजीशन होती है। अब ये क्या करता है, इसके अंदर वही अफेक्टिव स्ट्रोक डालता है जो सीलिया के अंदर पैरामीशियम डालता है, ठीक है, वही पतवार के समान, लेकिन ये क्या करता है, उसकी पार्श्व दिशा में दोनों तरफ की पार्श्व दिशाओं में डालता है, जिससे इसके अंदर वर्तुल अपने एक्स पे घूमता हुआ ये आगे की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है। और रिकवरी स्ट्रोक, इस रिकवरी स्ट्रोक में ये क्या करेगा, फिर वापस इसको इस फेज में वापस ले आता है, ठीक है, इसको फोल्ड करके। और इसमें जो गति होती है वो वर्तुल गति, इसके अक्ष पे गति करता हुआ ये आगे की तरफ गति करता है, और अक्ष पे गति करेगा तब ये किस प्रकार से गति करेगा, देखो पहले ये यहां से जब ये अफेक्टिव स्ट्रोक डालेगा, तो अफेक्टिव स्ट्रोक डालने के कारण ये क्या करेगा, अपने दिशा से थोड़ा नीचे की तरफ मूवमेंट कर जाएगा, और उस वक्त जो इसके आकार होगा वो कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर अगला इफेक्ट जब डालेगा तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा,
समझे। फिर अगली पोजीशन में ऐसे, फिर अगली पोजीशन में ये वापस ऐसे, इस प्रकार से ये गति करता आगे की तरफ जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आता है रिकवरी स्ट्रोक, और मैंने रिकवरी स्ट्रोक बता दिया, इसका अफेक्टिव स्ट्रोक बता दिया, और किस प्रकार से ये अपने अक्ष पे गति करता हुआ आगे बढ़ता है वो भी बता दिया कि ये राउंडेड शेप में घूमता हुआ आगे चलता है। अब आता है इसका अगला, ये यूग्लिना भी क्या करता है, मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिक मूवमेंट शो करता है। तो इसके अंदर जो दूसरी लोकोमोशन होता है वो किस प्रकार का होता है, मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिक लोकोमोशन। मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिक लोकोमोशन के अंदर भी क्या होता है, इसके इस यूग्लिना के अंदर भी जो सेल प्लाज्मा है या साइटोप्लाज्म जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसके कारण इसके आकार में क्या हो जाती है, कमी, साइज में कमी आ जाती है, छोटा हो जाता है, लेकिन इसका साइज क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसकी जो थिकनेस जो होती है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। फिर यहाँ से ये वापस एक्सपांड होता है, जिससे इसके आकार में लेंथ, इसकी लेंथ में वृद्धि होने के साथ साथ ये अपने फर्स्ट स्टेप से भी क्या कर जाता है, मूव या जंप कर जाता है। वो किस प्रकार करता है, देखो ये तो क्या है, इसकी नॉर्मल फेज है। फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद फिर इसमें क्या होगा, वापस से एक्सपांशन होगा, तो ये यहां से मूव कर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें मेटाबॉलिक मूवमेंट पाया जाता है। यहाँ तक के लिए कि इसके अंदर जो फ्लैजिलरी मूवमेंट है, जिसमें 4 साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी थी। बुश-चिली ने स्क्रू वाली थ्योरी दी, ठीक है, स्क्रू प्रोपल्शन थ्योरी। ग्रे थ्योरी के अंदर इन्होंने बताया कि ये अपने दोनों जो फ्लैजिला है उसके दोनों अक्षों पे, दोनों सिरों पे क्या करता है, दोलन करवाता है, जिसके कारण इसमें दो बल उत्पन्न होते हैं। अगली जो थ्योरी थी वो थी मैस्नर थ्योरी ने, सॉरी मैस्नर थ्योरी जो थी, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, ये अपने फ्लैजिला को राउंड शेप में घुमाता है, जिसके कारण राउंड शेप में घुमाने के साथ साथ ये दोनों सिरों पे दोलन करवाता है, जिससे सॉरी यहाँ पे राउंड शेप में डलवाता है, जिससे इसके अंदर शंकु का निर्माण होता है। शंकु के निर्माण हो जाने के कारण शंकु में जल दाब कम हो जाता है, और जल दाब कम होने के कारण ये एनिमल को शंकु अपने अंदर खींच लेता है, जिससे ये बैकवर्ड मूवमेंट करता है। और उल्हेला एंड प्रिजनर्स ने क्या इसकी फ्लैजिलर मूवमेंट को समझाया, जिसके अंदर इन्होंने अफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक को बताया। अगली थी इसकी मेटाबॉलिक
या मेटाबॉलिक लोकोमोशन जिसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये अपने साइटोप्लाज्म में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन के कारण क्या करता है, मूवमेंट करता है। जिसमें नॉर्मल स्टेज में तो ये क्या होता है, अपनी फर्स्ट स्टेज में होता है, लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये इसकी बॉडी का जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है। और जैसे ही एक्सपांड करता है तो एक्सपांड करने के कारण इसकी लेंथ में ये अपनी साइज को बढ़ाता हुआ अपने स्टेप से क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। इस प्रकार से ये लोकोमोशन करता है। अगली जो लोकोमोशन स्टेप है वो है पैरापोडियल लोकोमोशन। और पैरापोडियल लोकोमोशन जो होता है वो एनेलिडा के समूह में पाया जाता है, वो जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि अब अभी तक जो अपन ने लोकोमोशन के स्टेप पढ़े हैं वो है सुडोपोडियल, सीलियरी और फ्लैजियरी। आगे जो आएगा वो आएगा प्रोपोडियल। सुडोपोडियल, अब आ रहा है प्रोपोडियल लोकोमोशन। यानी कि ट्रूपोडियल या ट्रू फूट जो होते हैं एनिमल्स में, उससे उसके पहले की जो स्टेज होती है, यानी कि पोडियल फॉर्मेशन से पहले की जो स्टेज है वो कौन सी होती है, प्रोपोडियल, ठीक है। तो प्रोपोडियल लोकोमोशन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके पार्ट 4 में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर।